दोस्तों, कुछ लोग होते हैं कि एक दो दिन बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, 2 घंटे 4 घंटे पढ़ते हैं, फिर सोचते हैं यार हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, छोड़ो हटाओ कल पढ़ते हैं, आज हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। तो उनके लिए कुछ कहना चाहता हूँ कि बेहतर से बेहतर की तलाश होनी चाहिए, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश होनी चाहिए। बेहतर से बेहतर की तलाश होनी चाहिए, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश होनी चाहिए। टूट जाते हैं शीशे पत्थर से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की भी तलाश होनी चाहिए। बेहतर से बेहतर की तलाश होनी चाहिए, बेहतर से बेहतर की तलाश होनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर 1 में। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी नंबर 1 के यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई। और हम लोग आज चल रहे हैं जो कि एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन हिस्ट्री का और नेक्स्ट पोर्शन को जो कि सिंधु और सभ्यता से रिलेटेड है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे कि सिंधु सभ्यता में प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, और उसमें नदी कौन कौन सी हैं, यानी कि किस नदी के किनारे में प्रमुख स्थल हैं, और उसके खोजकर्ता कौन है। और जो इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि परीक्षा में इम्पोर्टेंट होते हैं, परीक्षा में यानी कि महत्वपूर्ण बिंदु, उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों चलिए बनिए रहिएगा आप इस चैनल पर। तो देखते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर 1 में। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी नंबर 1 के यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग फिर आ चुके हैं अपने टॉपिक की ओर, जो हमारा टॉपिक है प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम लोग सिंधु सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता से हम लोग आज उस पार्ट को कंप्लीट करेंगे जहाँ से कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन को डायरेक्टली रख दिया जाता है, और कुछ लोगों को याद नहीं होता है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। तो हम उसी कन्फ्यूजन को आज दूर करने का प्रयास करूँगा, और देखूँगा कि किस प्रकार से हम लोगों को पढ़ना चाहिए, और क्या एक पाई चार्ट बनाने का क्या फ़ायदा होता है। यानी कि जैसे हम लोग एक पाई चार्ट बनाए हैं, इसमें लाइनिंग बाय लाइनिंग लिखे हैं, इससे क्या लाभ होता है, किस प्रकार से याद होता है। तो उसी को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कि प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, और वह किस नदी पर स्थित है, और उसके खोजकर्ता कौन है। और इधर लिखा गया है जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट बिंदु से लिए गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग उस बिंदु को भी कलेक्ट किया हूँ। तो दोस्तों उसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सभ्यता का पतन कैसे होता है, क्यों होता है सभ्यता का पतन। तो दोस्तों बस आप अंत तक बने रहिएगा और हम लोगों का साथ दीजिएगा। तो दोस्तों बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया, जो कि आप सभी इस चैनल को, इस परिवार को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और आपका कमेंट भी बहुत बहुत अच्छा आता है, और आपके कमेंट का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, और आपके कमेंट को रीड करता हूं। अब प्लीज़ एक बार अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों चालू करते हैं हम लोग आज का क्लास, जो कि है सिंधु सभ्यता से। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सिंधु सभ्यता में जो प्रमुख स्थल है और नदी हैं, खोजकर्ता हैं, और महत्वपूर्ण बिंदु से देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बस बने रहिएगा। 10 मिनट में हम लोग कंप्लीट कर देंगे और बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे हमारी बात आती है हड़प्पा सभ्यता से, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। अब हम आप लोगों को बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे खोजा गया था। तो हड़प्पा सभ्यता जो कि यहाँ पंजाब साइड है हमारे, जो हमारा पंजाब वर्तमान में पंजाब है, वहीं जस्ट वो पंजाब, भारत का विभाजन होने के बाद में पंजाब बचा है। और उसके बाद जैसे कि भारत का विभाजन नहीं हुआ था, तो जो हमारा पाकिस्तान में भी पंजाब है, तो उसे पश्चिमी पंजाब कहा जाता है। तो पश्चिमी पंजाब में इसका खोज हुआ है, और यह रावी नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर लिखा गया है रावी नदी के किनारे पर स्थित है। और सर्वप्रथम दयाराम साहनी जी के दयाराम साहनी जी ने इसको खना था, यानी उत्खनन किया था। लेकिन यदि बात करें तो दोस्तों लाइट आ गई। तो हमारी बात कहाँ पे थी? हमारी बात यहीं पर थी कि राखल दास बनर्जी ने किसकी, मोहनजोदड़ो की, सॉरी कहाँ, हाँ दयाराम साहनी था। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। लेकिन यदि बात करें हमारी कि हड़प्पा सभ्यता खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वह जॉन मार्शल को दिया जाता है। यदि आपको अच्छे से न समझ में आए तो हमारी पहली लेक्चर को देखिएगा, उसमें वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ से कि इसका महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। जैसे कि यहाँ से हम लोग यानी कि उत्खनन करता, यानी कि उत्खनन के बाद में क्या क्या मिले, महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में क्या क्या है, उसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए जो अन्न भंडार है,
अन्न भंडार है, अन्न भंडार हड़प्पा सभ्यता से देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में से अन्न भंडार को अन्न भंडारण मिला है। उसके बाद में श्रमिक आवास, श्रमिक आवास जैसे कि हम लोग बताए थे कि जो आवास होते थे, जो घर की प्रकृति होती है वो दो भागों में विभक्त था। एक होता है उच्च नगर होता था और एक निम्न नगर होता था। तो यही से जो ये कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता से ही जो निम्न नगर, जिसका कि निम्न नगर में कौन रहते थे, तो श्रमिक लोग, किसान लोग, ये सब रहते थे। तो ये जो निम्न नगर का यानी कि श्रमिक लोग का खोज कौन हुआ है, तो वही हड़प्पा सभ्यता से हुआ है। लेकिन अब यदि बात करते हैं R37 क्या है, तो R37 से क्या हमको प्राप्त होता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के जो कह सकते हैं कि जो वहाँ के लोग थे, वह लोग में दफनाने की प्रक्रिया थी। दफनाने की प्रक्रिया किससे पता चलती है, तो R37 से पता चलती है। तो R37 का मतलब क्या है कि वहाँ पर एक कब्रिस्तान था। तो अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि अगले खोज की ओर, मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो जो कि इसका नहीं बताया था ना, हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे था, तो पाकिस्तान के मोटमोंगरी ज़िले में है। अब मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में स्थित है। लड़काना यानी कि कह सकते हैं सिंधु नदी के दाहिने तट पर है, सिंध प्रांत में, आप लोग इसको याद कीजिएगा। तो सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो लड़काना जिला में स्थित है। अब बात करते हैं, यहाँ सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी के तट पर स्थित होने के पश्चात राखलदास बनर्जी जी ने 1922 ईस्वी में खोज किए थे। लेकिन यदि हम बात करें दयाराम साहनी जी ने, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो 1921 ईस्वी में इनकी खोज होती है हड़प्पा सभ्यता की। और यदि हम बात करें राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज, तो 1922 ईस्वी में, एक साल बाद। अब इसमें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि एक साल यानी 2-3 से साल 1925 में, 1927 में, 1930 में खोज होती रहती है। लेकिन यदि हम खोज की शुरुआत करें तो शुरुआत हो जाती है 1922 ईस्वी में। यदि हम आगे चलते हैं तो आगे चलने के पश्चात हमको मिलेगा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु। तो महत्वपूर्ण बिंदु हमारा विशाल स्नानागार, यानी कि बहुत बड़े विशाल स्नानागार का खोज, यानी कि उत्खनन करता है, और उत्खनन के बाद में यहीं से मिलता है मोहनजोदड़ो से। उसके बाद में कांस्य की एक मूर्ति मिलती है, और क्या, पुरोहित की मूर्ति, कांस्य की मूर्ति और पुरोहित की मूर्ति कहाँ से मिलती है, तो मोहनजोदड़ो से ही मिलती है। अब यदि बात करें, यहाँ पर एक महाविद्यालय का भी देखने को मिलता है कि पहले सिंधुवासी जो लोग थे, मोहनजोदड़ो के जो लोग थे, वह स्कूल के लिए भी जाया करते थे, यानी कि स्कूल की शुरुआत यहीं से भी मिलती है, कौन से, मोहनजोदड़ो से। फिर उसके बाद में एक श्रृंगी पशु, यानी कि वहाँ के जो कह सकते हैं प्रिय पशु थे, वह एक श्रृंगी पशु की मुद्रा, यानी कि मुद्राओं पर उस पशु का चित्र अंकित था। अब हम लोग उसके बाद में चलते हैं लोथल में। तो लोथल में हम लोग देखेंगे कि लोथल कहाँ पे पड़ता है, तो अहमदाबाद, जो कि गुजरात साइड में पड़ता है। गुजरात के अहमदाबाद में पड़ता है। और यह किस नदी पर, तो यहाँ भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। अब देखिए, भोगवा नदी के किनारे लोथल पड़ता है। अब लोथल में हमें बताया था कि लोथल आज़ादी के बाद में सबसे ज़्यादा उत्खननकर्ता वाला राज्य है, यानी कि गुजरात से ही सबसे ज़्यादा खोजकर्ता हुए हैं, यानी सबसे ज़्यादा खनन हुए हैं। अब देखते हैं हम लोग यहाँ इसकी खोज किसने किए थे, तो रंगनाथ राव। अब रंगनाथ राव कहाँ, लोथल की खोज किए हैं। अब कब, 1957 ईस्वी में होता है, यानी कि आज़ादी के बाद में 1957 ईस्वी में इसी का खोज होता है, जो कि लोथल का खोज होता है। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग सबसे अधिक खोजकर्ता हुए हैं, तो हम लोग देखेंगे कि बंदरगाह, यहाँ पर जो बंदरगाह जिसे पत्तन कहा जाता है, यानी कि व्यापारियों का, जो सिंधु सभ्यता के लोगों का कह सकते हैं व्यापार था, व्यापार वहाँ भारत से, यानी कि सिंधु से लेकर के विदेशों में जो होता था, वह इसी मार्ग से होकर के जाया करते थे। तो यह क्या हुआ, बंदरगाह हुआ, और यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले, चावल के साक्ष्य मिले, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, एक हाथी दांत मिले, और कह सकते हैं कि 3 युगल समाधियाँ आप लोग समझते होंगे कि शव के साथ कुत्ते को भी दफनाना। 3 युगल समाधियाँ मिले हैं। घोड़े की मृंग मूर्ति, यानी कि घोड़े की मिट्टी के मूर्ति मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, तो लोथल से कह सकते हैं। लेकिन यदि हम बात करें विशाल स्नानागार, जिसे कि मोहनजोदड़ो में, तो मोहनजोदड़ो में कह सकते हैं कि मृत आदमी को जलाने की प्रथा मिलती है, जलाने की, यहाँ दफनाने की। और यहाँ 3 युगल समाधियाँ, जिससे कि एक पुरुष के साथ में
उसके सहयोगी जो कुत्ते होते हैं उनको दफनाने की प्रक्रिया या प्रथा कहाँ से मिलती है, तो हमारे लोथल से ही मिलती है। अब यहाँ पर घोड़े की मूर्ति, जिसे मिट्टी का मूर्ति, घोड़े की मिट्टी के मूर्ति मिलते हैं। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं कालीबंगा। कालीबंगा क्या है, वर्तमान राजस्थान में हनुमानगढ़ में मिलता है। हनुमानगढ़ आप लोग जानते होंगे, हनुमानगढ़ के जो राजस्थान में पड़ता है वहीं से हमारा देखने को मिलता है कि कालीबंगा। तो कालीबंगा का घग्गर नदी पर इसका खोज होता है, और घग्गर नदी के बाद में इसका खोजकर्ता अमलानंद घोष जी हैं। कौन? अमलानंद घोष जी हैं, कालीबंगा के खोजकर्ता। अब देखिए यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं। तो एक साक्ष्य मिलता है जूते हुए खेत के साक्ष्य। अब जूते हुए खेत के साक्ष्य और हल के साक्ष्य में थोड़ा सा डिफरेंस खाएगा ना। तो जूते हुए खेत के साथ, जैसे कि खेत को जोत दिया गया है, उसका साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। लेकिन यदि हम बात करें हल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो हल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले हैं बनवाली से। तो यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मिले हैं आपका कालीबंगा से। अब यदि हम बात करते हैं अग्निकुंड की, तो अग्निकुंड का भी साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। और एक अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो लोथल से मिला था। अब चूड़ी जो चूड़ी पहनी जाती है ना हाथों में, उसी चूड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से। और भूकंप, यानी कि भूकंप आने की प्रवृत्ति जो होती है, भूकंप किस प्रकार से आता है, तो उसका भी साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो कालीबंगा से। अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारा राखी गढ़ी है। अब राखी गढ़ी भी घग्गर नदी पर एक तो कालीबंगा और राखी गढ़ी भी घग्गर नदी पर मिलती है। यह भी कहाँ, राजस्थान में पड़ता है। अब देखिए इसका खोज जो है सूरज भान, पिछली वीडियो में हमारा देखेंगे, तो पिछली वीडियो में राखी गढ़ी का खोजकर्ता सूरज भान को किस प्रकार से याद करवाए हैं, तो आप लोग उसको जा करके देख लीजिएगा और बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा उसको देखने के बाद में। क्या राखी गढ़ी क्या है, राखी यानी कि रक्षाबंधन जो नहीं होता है, उसका आकार कैसा होता है, जो पहले के ज़माने में होता था, 2 रुपये का मिलता था, उसका सूर्य के आकार की जैसी आकृति होती थी। तो राखी गढ़ी सूर्य भान। अब दोस्तों चलते हैं यहाँ, सूर्य भान तो हो गए हमारे। सूर्य भान के बाद में इसमें क्या साक्ष्य मिलते हैं, तो भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर, यानी कि जो हमारा कह सकते हैं कि ये जो राखी गढ़ी है ना, राखी गढ़ी की बात यदि हम करते हैं तो 2 क्वेश्चन यहाँ से डेवलप होता है, एक तो मोहनजोदड़ो से, एक तो राखी गढ़ी से। सबसे पहले क्वेश्चन यह डेवलप होती है कि यदि हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के, तो पूरे सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो वह मोहनजोदड़ो था। कौन नगर था, मोहनजोदड़ो था। लेकिन यदि हम बात करें वहीं पर पलट करके कि पूरे भारत में सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्थान कौन सा था, सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, वह राखी गढ़ी था। आप आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से, देखिएगा भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर कौन सा हो गया, ये राखी गढ़ी हो गया। लेकिन यदि हम बात करें ताम्र उपकरण की, जो कि तांबे के उपकरण बनाए जाते थे, उसका कह सकते हैं ताम्र उपकरण के लिए राखी गढ़ी प्रसिद्ध था, ताम्र उपकरण के लिए। अब हम लोग चलते हैं चन्हू दड़ों के लिए। यहाँ पर हम लोग चलेंगे तो चन्हू दड़ों पाकिस्तान में पड़ता है, जो कि सिंध प्रांत में पड़ता है। हम लोग बताए थे कि सिंधु नदी के दाहिने तट पर चन्हूदड़ो पड़ता है, लेकिन बाएं तट पर चन्हूदड़ो और दाहिने तट पर मोहनजोदड़ो। तो देखिए एक बात यहाँ पर डेवलप होता है कि चन्हूदड़ो से एक आपको बात याद आ जाती होगी कि चन्हूदड़ो से क्या, जो कि स्त्रियों के कह सकते हैं कि श्रृंगार के समान जो मिले थे, वह चन्हूदड़ों से मिले हैं। अब देखिए इसके खोजकर्ता कौन है, तो चन्हूदड़ों के खोजकर्ता अर्नेस्ट मैके और मजूमदार है। यानी कि हालांकि अब यहाँ से जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट यदि हम बात करें तो खोजकर्ता में दयाराम साहनी हो गए, राखलदास बनर्जी हो गए, रंगनाथ राव हो गए, अमलानंद, सूरजभान, इस प्रकार से हो गए। लेकिन अब नीचे जिस प्रकार से जाएंगे उतना इम्पोर्टेंट खोजकर्ता का नाम नहीं देखने को मिलता है। तो नाम याद कर लीजिएगा, अर्नेस्ट मैकी और मजूमदार किसके, तो चन्हूदड़ों के। अब यहाँ से देखिए क्या, यहाँ से श्रृंगार के सामान मिलते हैं। देखिए मन के बनाने का आभूषण, मन के बनाने का कारखाना। अब मन के क्या होता है, यहाँ पर हम लिखा है मन के बनाने का कारखाना। अब मन के क्या होता है, तो मन के एक आभूषण बनाने का कारखाना, यानी कि आभूषण जैसे कि पहले के स्त्रियों के यहाँ पर हम लोग देखे हैं कि जो स्त्रियों के कह सकते हैं कि श्रृंगार के सामान मिले हैं। तो वहीं श्रृंगार के सामान में जो आभूषण होता है, जैसे कि सोने चांदी का आभूषण बनाना, इस प्रकार से जो कुछ भी होता है, तो वहीं सोने चांदी के आभूषण बनाने का कारखाना मिला है। और कंघा जो कंघी करते हैं वो कंघा मिला है, और लिपस्टिक मिला है, और काजल पाउडर इस प्रकार से मिला है। कहाँ से, चन्हूदड़ों से। लेकिन यदि हम बात करते हैं उसके आगे रोपण से, रोपण जो कि पंजाब रूपनगर से मिलता है, देखने को मिलता है रोपण का खोज। अब इसका सतलज नदी पर स्थिति होती है, यानी कि रोपण का सतलज
नदी पर स्थित होता है और इसके खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा जी हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ही मिला है तांबे की कुल्हाड़ी। तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिला है? तो रूपनगर से, सॉरी रोपण से। रोपण कहाँ पे पड़ता है? तो रूपनगर में पड़ता है रोपण। अब हम लोग चलते हैं रंगपुर। रंगपुर कहाँ? अहमदाबाद में, जो कि अहमदाबाद हमने बताया है कि अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अहमदाबाद में भादर नदी, भादर नदी पे क्या है कि रंगपुर स्थित है। और यश राव इसके खोजकर्ता हैं, किसके? रंगपुर के। और यहाँ से मिलती है धान की भूसी। अब देखिए धान की भूसी और धान का अवशेष कहाँ से मिलता है? तो चावल का अवशेष कहाँ से मिलता है? तो लोथल से मिलता है। लेकिन यदि हम बात करें कि धान की भूसी का अवशेष, तो धान की भूसी का अवशेष यहाँ से मिलता है, आप सब देख सकते हैं, रंगपुर से। धान यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एक प्रकार से चावल का अवशेष जो है, वह चावल का अवशेष बहुत कम ही स्थान पर देखने को मिलता है। एक तो है लोथल, और चावल की भूसी का यदि हम बात करें तो चावल की भूसी का कहाँ से मिलता है? रूपनगर से। अब यहाँ पे क्या है? ज्वार है। ज्वार के अलावा बाजरा भी यहीं से देखने को मिलता है। ज्वार बाजरा वहीं से देखने को मिलता है। तो रोपड़ रंगपुर की कहानी समाप्त होती है। अब हम लोग चलते हैं सूरकोटदा। सूरकोटदा जो कि कच्छ गुजरात में पड़ता है और यह सरस्वती नदी पर स्थित है। और इसमें यदि हम बात करें कलश सावधान की, कलश सावधान क्या है आप लोगों को समझना होगा। देखिए कलश सावधान क्या होता है कि जैसे कि मिट्टी होती है, जैसे कि अभी भी कुछ कहीं कहीं चलता है, कलश सावधान की प्रक्रिया चलती है, जो कि किसी भी व्यक्ति के मृत्यु होने के पश्चात में उसके शव का जो राख होता है, उस राख को एक बड़े मटके में कह सकते हैं बड़े मटके में लेकर के उसको भवाया जाता था। इस समय की बात कर रहे हैं। लेकिन यदि हम पहले सिंधु सभ्यता में जो लोग थे, उसमें क्या होते थे, उसका जो राख होता था उसको एक मटकी में, एक गगरी में रख करके उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था। वो कलश सावधान था। अब देखिए घोड़े की यहाँ से हड्डी मिलती है देखने को, और फिर तराजू का साक्ष्य मिलता है कहाँ से? तो आपका हो गया सूरकोटदा से। अब बनवाली का बात करते हैं, तो बनवाली जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, यह भी सरस्वती नदी पर स्थित है। और यहाँ मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन यदि हम बात करें मिट्टी के हल के साक्ष्य न मिल करके जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले, तो जोते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ से तो करना क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं सभ्यता का पतन, यानी कि यह सभ्यता, इस सभ्यता में हम लोग देखें कौन कौन से स्थल कहाँ से खोजे गए, उसके खोजकर्ता कौन है, किस नदी पर है, और महत्वपूर्ण बिंदु क्यों चले हैं। लेकिन यदि हम बात करें कि सभ्यता का पतन क्यों हो गया, सभ्यता क्यों नहीं चली, तो सभ्यता के पतन में कुछ कह सकते हैं इतिहासकार अपना अपना मत देते हैं, उन्हीं के मत को देखेंगे। हालांकि हम अपना मत नहीं बना पाएंगे, तो आप लोग इसके टेंशन मत दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि नहीं अपना मत दे रहे हैं, हमारा कोई मत नहीं। यहाँ पर जो लिखा गया है और जो इतिहासकार हैं मत दिए हैं, बस उन्हीं को हम लोग रिपीट कर रहे हैं, हमको उन्हीं को पढ़ना होता है। या सभ्यता का पतन हम लोग देखते हैं, तो सभ्यता के पतन में सबसे पहले मैके, जो कि इसी के इतिहासकार हैं, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसी के उत्खनन करता है मैके। और जॉन मार्शल जो कि 1921 में पुरातत्व विशेषज्ञ थे। तो जो मैके और जॉन मार्शल हैं, इनका कहना है कि पूरे जो सिंधु सभ्यता थी वह नदी सभ्यता थी, नदी यानी कि नदियों के आसपास में सभ्यता थी। तो हुआ क्या कि एक समय बहुत अधिक बारिश हुई, बारिश होने के पश्चात में पूरी सिंधु सभ्यता, पूरी नदियाँ का बहाव इतनी तेज हो गया कि पूरी सिंधु सभ्यता का ही कह सकते हैं कि खत्मा हो चुका। लेकिन यदि हम बात करें कि यहाँ पर चाइल्ड एवं व्हीलर की बात करते हैं, तो चाइल्ड एवं व्हीलर कहते हैं कि जो इस सभ्यता का पतन देखने को मिलता है कि विदेशी आक्रमण, यानी कि विदेशी आक्रमण होता है। और विदेशी आक्रमण में जो आर्य होते हैं, आर्य विदेशी आक्रमण करते हैं, और आक्रमण करने के पश्चात में सिंधु वासियों को मार देते हैं। और वहीं से हम लोग देखने को मिल जाता है कि आर्य क्या करते हैं, वहीं से देखने को मिल जाता है कि विदेशी सभ्यता का आगमन होता है और इससे सिंधु सभ्यता खत्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि जब आए थे भारत में, सिंधु सभ्यता का पतन किया, तो फिर वैदिक सभ्यता में देखने को मिलता है कि वहाँ पे जो लोग थे, आर्य जो लोग थे, वो झोपड़ियाँ में क्यों रहना चाहते थे, यानी कि झोपड़ियाँ में क्यों थे, क्योंकि जब सिंधु सभ्यता के लोग पक्के ईंटों में, पक्के मकानों में रहते थे, तो जब वैदिक सभ्यता में हम लोग देखने को मिलता है कि वहाँ जो झोपड़ियाँ लगा करके क्यों रहते थे। तो इनका जो है, इनके सरासर कह सकते हैं कि सिद्ध नहीं हो पाता है। लेकिन यदि हम बात करते हैं फेयर सर्विस की, तो इनकी क्या राय है कि परिस्थितियाँ असंतुलित, यानी कि
कह सकते हैं जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, सिंधु सभ्यता में हमारी जो परिस्थितियाँ का पतन हो गया। परिस्थितियाँ यानी कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे पहले तो वैसे उनका अनुकूल स्थिति था, लेकिन धीरे धीरे पर्यावरण चेंजेस हुआ और उस अनुकूल में उनको रहना पसंद नहीं हुए और धीरे धीरे वो ख़त्म होते चले गए। तो यही हमारा था आज का सिंधु सभ्यता से रिलेटेड प्रमुख क्वेश्चन और आंसर। तो आपको कैसा क्लास लगा? आई होप कि बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और जो नीचे लाल बटन दिख रहा होगा ना उसको सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।